Hello students, let us carry on the topic People as a Resource, class 9th Economics, second chapter. In the previous lecture, in the previous videos, we have discussed about about this, that how we can change people into a asset, means people into a resource rather than a liabilities. In these videos we have discussed, with the help of education, medical training, health, we can change human into a human resource. Okay, and after that we have discussed economic activities by men and women, and then after that education facilities, special education on emphasizing the education. किस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर एम्फेसाइज करके हमारे यहाँ पर एजुकेशन को मीन्स इजी अवेलेबल बनाया है हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, इसी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए यहाँ आज जो वीडियो है इसमें हम कुछ स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। इन दीज स्कीम्स फर्स्ट इज सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान इज स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी विद द हेल्प ऑफ विद द पार्टनरशिप ऑफ स्टेट्स, लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मीन्स एलिमेंट्री एजुकेशन करवाने के लिए, कंपल्सरी करने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम था, स्टार्ट किया गया था सेंटर गवर्नमेंट की पार्टनरशिप के साथ में, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी के द्वारा। और 2010 में स्टार्ट किया गया था। इसमें 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों को ऐड किया गया था। इसका मेन मोटिव क्या था? टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री प्राइमरी एजुकेशन यहाँ सभी के लिए कंपलसरी था। इसी में यहाँ पर ब्रिज कोर्स और बैक टू स्कूल भी दो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। ये भी दोनों का मतलब क्या था? एनरोलमेंट को इंक्रीज करना था। एनरोलमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? बच्चों के एडमिशन को बढ़ाना। जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स थे, जो बच्चे स्कूल को छोड़ देते थे, स्कूल पढ़ते हुए बीच में अपनी एजुकेशन को छोड़ देते थे, उनको वापस से स्कूल में लेके आना। ठीक है, तो ये तो दो स्कीम्स हो गई। सर्व शिक्षा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो अपने आप में भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भी एक्सप्लेन सर्व शिक्षा अभियान। तो बस इसके बारे में 2-3 मेन पॉइंट है। कब स्टार्ट किया गया, इसका मेन मोटिव क्या था, किस एज ग्रुप के बच्चों को इसमें ऐड किया गया, ठीक है, और किस किस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में है बेटा मिड डे मील। मिड डे मील क्या है? स्टार्टेड इन 19, ये मैंने वैसे ही आपको याद करवाने की कोशिश की है, उसी तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं इजी वे में। ठीक है, स्टार्टेड इन 1995, लॉन्च्ड बाय पीएम पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम 1995 में, पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने इसको लॉन्च किया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। किस मिनिस्ट्री के अंडर में किया गया था बेटा? ये मीन्स HRD मिनिस्ट्री के अंडर में ये स्कीम्स हमारे यहाँ पर लागू होती है। अंडर दिस स्कीम हॉट कुक्ड मील इज प्रोवाइडिंग टू दी स्टूडेंट्स, प्रोवाइडेड एवरी चिल्ड्रन विद इन द एज ऑफ 6 to 14। 6 से 14 साल तक के बच्चों को सभी को ही यहाँ क्या करना, 1st से 8वीं क्लास तक के बच्चों को बना हुआ खाना दोपहर में प्रोवाइड करवाने की स्कीम है। इसके अंदर न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना इसका मेन मकसद था। इसमें 1st से 5th क्लास तक के बच्चों को 450 ग्राम 450 कैलोरीज और प्लस में 12 ग्राम प्रोटीन, मीन चने वगैरह ये देने हैं, सोयाबीन, चने जो भी है। ठीक है, और 6 to 8th क्लास तक के बच्चों में से 700 जो कैलोरीज और 20 ग्राम्स प्रोटीन ये प्रोवाइड करवाने का इस स्कीम में, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि भाई ऐसे ऐसे हम प्रोवाइड करवाएंगे ताकि बच्चों में न्यूट्रिशनल जो वीकनेस है वो ना आए। ठीक है, अच्छा, ये मैंने फिर से एक बार लिख दिया इसमें, ब्रिज कोर्स और बैक टू स्कूल, ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। फिर उसके बाद में आता है बेटा हेल्थ, कि हेल्थ क्या है। अभी तक जो हमारा एक पार्ट था, इस चैप्टर के 2 पार्ट है मेन। एक तो है कि भाई किस तरह से हम ह्यूमन को एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं बेटा? एक तो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन का अब तक हम एक पार्ट इसका कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा पार्ट है हमारा हेल्थ का, कि भाई हेल्थ से हम किस तरह से ह्यूमन को एक ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करने में हेल्थ अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो आपको पता है हेल्दी वेल्दी जो भी इंसान होगा वो किसी भी चीज़ में कहीं भी कंट्रीब्यूट ज़्यादा अच्छा कर पाएगा कंपेयर टू ए अनहेल्दी पर्सन। ओके, अभी हम यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग डब्ल्यू एच ओ का मतलब क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ इज ए स्टेटस ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट नॉट merely the absence of disease और इन्फर्मिटी। मीन्स यहाँ पर आपकी कंप्लीट हेल्थ को इंक्लूड किया गया, भाई मेंटली, फिजिकली, सोशली आपका बिहेव है, आप मेंटली भी फिटनेस हो, मीन्स किसी को यूं ही चलते हुए किसी को गाली गलौज ना करें, सोसाइटी में जहाँ पर रह रहे हैं सोशल भी हो, सभी से अच्छा बिहेव करें, फिजिकली भी आप दिखने में हेल्दी वेल्दी हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी मीन्स कोई भी बीमारी ना हो। ठीक है, डब्ल्यू ने 1948 में ये डेफिनेशन दी थी। इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन भी किया है। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव हेल्थ इज ए मीन्स टू लिविंग वेल, मीन्स आप बहुत अच्छे से रह रहे हो, मीन्स आप में मेंटली आपकी दिमागी हालात भी सही है, आपकी शारीरिक हालात भी सही है, आपका जो सामाजिक व्यवहार है, सोशल जो आपका व्यवहार है वो भी बहुत अच्छा हो। ठीक है, अब इसी टॉपिक में आपके क्या है, ये एक दो पॉइंट्स और है। डेथ रेट है, भाई हेल्थ जब आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी तो आपका क्या होगा, डेथ रेट हमारा डाउन जाता चला जाएगा। डेथ रेट या पर कैपिटा इनकम है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हमारी बढ़ जाएगी, जीवन जीने की जो एज है वो हमारी बढ़ जाएगी। डेथ रेट की डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर। डेथ रेट इज ए टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन ईयर। में डेथ रेट में डेथ्स हो जाएगी पर 1000 ऑफ पीपल इन ईयर। बर्थ रेट में क्या है बेटा, यहाँ पर बर्थ रेट में टोटल बर्थ रेट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स एज पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन इन ए ईयर। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट का मतलब समझना, यहाँ पर इन्फेंट का मतलब है 1 साल से कम उम्र का बच्चा, 1 साल से कम उम्र का बच्चा, उसमें मेल और फीमेल दोनों आ गए। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ध्यान रखना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो, डेथ रेट हमारी 1951 जैसे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में जैसे 1951 में जो हमारी सेंसस हुई पहली आज़ादी के बाद में, उसके बाद से अब तक हमारा डेथ रेट है वो डाउन गया है। बर्थ रेट हालांकि 1981 तक जो हमारा बर्थ रेट है वो बहुत हाई रेट पर चला गया था। अभी हमारे एट प्रेजेंट अगर इंडिया में देखते हैं तो बर्थ रेट भी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है, स्टेबल है नहीं, बढ़ता जा रहा है स्टेबिलिटी की तरफ। पहले हम दो हमारे बहुत ज़्यादा अनेक, फिर हम दो हमारे दो, फिर उसके बाद में अभी हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, हम दो हमारा एक। मीन्स अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, हमारे रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, बहुत कम रह जाएंगे, पॉपुलेशन का प्रेशर उन रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, चोरी है, डकैती है, मारना काटना, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सोशल एविल्स हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स पर 1000 लीव बर्थ अंडर 1 ईयर ऑफ द एज। ये याद कर लेना बेटा, ये डेफिनेशंस हैं, ये आप तीनों, ये मतलब ये डेफिनेशन क्या, ये मतलब ये नोट्स तो बनाना ही है आपको। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है। लिटरेसी रेट है 1951 में आपकी 18% थी, 2011 में अब आपकी 74% है। ध्यान रहे जिससे उसमें डाटा तो हमारे 2011 सेंसस के ही हैं, अब 2021 में जो हमारी सेंसस होगी उसमें कुछ चेंज हो जाएंगे, कहीं कहीं पर ये 75% कुछ दिखा रहा है, बट एग्जैक्ट अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 74% है। ठीक है, हाँ, अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 37 ईयर्स, हमारे 1951 सेंसस के अकॉर्डिंग था 66 ईयर्स। ये मेल और फीमेल में बेटा कुछ डिफरेंस है, तो 66.9 ईयर्स भी दिखा रहा है, बट आपकी एनसीईआरटी में 66 ईयर्स है, तो इसी को याद कर लेना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 147 पर 1000 था, मोर्टेलिटी रेट, मरते थे, मीन्स बहुत ज़्यादा बच्चे मरते थे, और अभी हमारा यहाँ पर 2000, ये कुछ बुक में 2012 के डाटा दे रखे हैं, कुछ में उसके बाद के हैं, तो किसी में 42 है, किसी में 37 है। तो ध्यान रहे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें ईयर पूछा जाएगा, तो ईयर के अकॉर्डिंग आप अपने बुक से मैच कर लेना कि अगर 2012 का है तो 37 मिलेगा, ठीक है, 42 है तो ये पहले के साल का मिलेगा, ये मैच कर लेना आप। ठीक है, अब इसमें देखिए बेटा अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें
अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेटा बेरोजगारी। और बेरोजगारी तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बेरोजगारी मीन्स किसी को काम ना मिलना, खाली बैठना, कोई भी काम ना मिलना, खाली बैठना। बट इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट है वो हम देखते हैं। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क। ध्यान से देखना, ये विलिंग वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा। विलिंग टू वर्क बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 एट द गोइंग वेजेस बट कैन नॉट फाइंड जॉब्स। भाई कोई भी आदमी, पहले आप वैसे समझो, कोई भी आदमी 15 से 59, 15 to 59 एज ग्रुप के बीच में अगर वो काम विलिंग याद जरूर करना, अगर कोई काम करना चाहे और फिर भी उसको काम ना मिले, तो जो काम करना चाहे और फिर उसको काम ना मिले तो वो क्या हो जाएगा बेटा, बेरोजगार। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या आप बच्चे जो सुन रहे हो, क्या आप बच्चे बेरोजगार हो? नहीं, हमारे यहाँ पर बच्चे बेरोजगार नहीं होते, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। देखो इतने एज ग्रुप के बीच में, मीन्स ये है बेटा वर्किंग पॉपुलेशन हमारी, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, बुक में लिख रखा है वर्किंग पॉपुलेशन में 15 to 59 एज ग्रुप में भी जो काम करना चाहे और फिर उसको काम ना मिले तो वो बेरोजगार है। इट मीन्स कि आपकी मम्मी है जो इसी एज में आती है तो वो बेरोजगार हो गई। आपकी मम्मी जो घर से बाहर काम करना चाहती ही नहीं है तो वो बेरोजगार नहीं है। भाई उनका काम क्या है, घर का खाना बनाना, ये सब करना। इट मीन्स सी इज नॉट ए अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉय थोड़ी ना है वो। अनएम्प्लॉयमेंट तो कहाँ होगा भाई, 15 to 59 ईयर्स एज ग्रुप के बीच में जो काम करना चाह रहा है, विलिंग है बट नॉट फाइंड जॉब, वहाँ वो अनएम्प्लॉय हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स। अब यहाँ पर रूरल भी है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो रूरल में आप देखोगे दो हैं यहाँ पर, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब और सीजनल, दोनों ही टाइप के जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, ये ध्यान रखना, ये दोनों ही एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड है, दोनों ही एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स पढ़े लिखे बेरोजगार। और तो शहरों में कौन से बेरोजगार होंगे, अनएम्प्लॉयड कौन से होंगे, वहाँ पर एजुकेटेड। तो अब हम पढ़ते हैं फिर से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड कौन से होंगे, अब देखो डिसगाइज्ड को पहले आप समझो वैसे, फिर इसमें जो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है ना, फिर उससे समझाऊंगी। देखो बेटा, डिसगाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, उसको क्या बोला जाता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। इट मीन्स यहाँ पर जब काम की इस सिचुएशन में क्या होता है भाई, काम की ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पर बिजी हो जाते हैं। भाई मान लो काम करने की ज़रूरत कितने लोगों को है, 4 लोगों की है, अभी 4 लोग उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, बट वहाँ पर 8 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो जो 4 फालतू लगे हुए हैं वो क्या हो गए बेटा, डिसगाइज्ड। एक और डेफिनेशन तो इसके अंदर दे रखी है, देखो इन दिस सिचुएशन मोर वर्कर्स आर वर्किंग इन ए वर्क देन रिक्वायर्ड, मोर वर्कर्स आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड। भाई किसी भी काम में ज़्यादा काम में लगे वर्कर्स मिल जाते हैं, जितने की ज़रूरत है ना उससे ज़्यादा मिल जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इन ए रूरल एरिया, एग्जाम्पल इन ए रूरल एरिया सिचुएशन, दिस सिचुएशन इज जनरली फाउंड, मतलब रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इन एग्रीकल्चरल सेक्टर लाइक इन ए फैमिली ऑफ ए 9 मेंबर्स ऑल आर एंगेज्ड इन सेम एग्रीकल्चरल प्लॉट, सभी किसमें लगे हुए हैं बेटा, एग्रीकल्चर के खेत में सभी काम कर रहे हैं। बट इफ 4 people आर विड्रॉन फ्रॉम इट, अगर उनमें से 9 में से अगर 4 लोगों को हटा दिया जाए, देन विल बी नो रिडक्शन इन आउटपुट, तो भी वहाँ का जो आउटपुट मिलने वाला है ना वो कम नहीं होगा। इट मीन्स दीज 4 people फेसिंग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब ये जो 4 लोग हैं ना ये फालतू के हैं, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल बताती हूँ। मान लो भाई आप और हम मज़दूर लोग हैं, बिहारी हैं, मान लो कि हम बिहार के लोग हैं, बिहारी हैं, और हमारी फैमिली में भाई 4 आदमी, हम 5 आदमियों का हमारा, जैसे हमारी जो फैमिली हमारा मान लो 9th के जिस भी सेक्शन में है उसमें मतलब हमारे
चलो सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं मानते हैं, हम वैसे मान लेते हैं। हमारे एक फैमिली में 5 आदमी हैं, 5 मेंबर्स हैं और हम सारे वर्कर हैं। तो हमने किसी से एक एकड़ ज़मीन खेती वो लावणी करने के लिए ले लिया हमने, हार्वेस्टिंग के लिए। तो हार्वेस्टिंग के लिए जो हमने एक खेत लिया, उसमें एक मालिक ने हमें ये कह दिया कि भाई आपको 2000 रुपीज़ मिलेंगे। चलो ठीक है, हम खुश हो गए कि 2000 रुपीज़। अब हम उस काम को चाहे 4 दिन में काटें चाहे 1 दिन में काटें, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है, पर मिलना कितना है हमें? 2000 रुपीज़। अब देखिए भाई, एक दिन हम 5 जो फैमिली मेम्बर्स थे, पाँचों के पाँचों उस खेत में लावणी कर रहे, हार्वेस्टिंग का काम कर रहे। अब हमारे सारों के दोस्त थे, 4 दोस्त आ गए, हमारे सारों के पाँचों के 4 दोस्त आ गए। उन्होंने कहा हाँ भाई कुछ काम कर रहे हो, हमने कहा भाई कर तो रहे, चलो हम भी तुम्हारी हेल्प करवा देते हैं। तो वो भी हमारी हेल्प करवाने लग गए। अब जब वो हमारी हेल्प करवाने लगे तो 4 दिन में जो हमारा काम होना था वो उस 1 दिन में ही कंप्लीट हो गया। बट काम तो जल्दी ख़त्म हो गया, बट क्या हमें वो 2000 रुपीज़ मालिक ने बोला था कि 2000 मिलेंगे, क्या अब वो हमारे 4000 हो जाएंगे? नहीं, अभी भी हमें कितने मिलेंगे? वो 2000 ही मिलेंगे। मीन्स टोटल आउटपुट पर कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। टोटल आउटपुट यहाँ भी क्या कह रहा है? देयर विल बी नो रिडक्शन इन आउटपुट। आउटपुट ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, भाई जो 2000 है वो ही रहेगा, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब समझ में आया? तो 4 जो दोस्त आके लगे हैं, वो चारों दोस्त हमारे किस में आ जाएंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके देख लेना बेटा, समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में सीजनल में तो कुछ समझने का है ही नहीं। जब भाई साल के कुछ महीनों में काम हो, कुछ महीनों में ना हो, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। फिर एक नया छोटा सा क्वेश्चन आता है कि, और ये पता ही आपको, एग्रीकल्चर में कुछ काम साल के कुछ, जैसे बोने का काम है, हार्वेस्टिंग का काम है, कुछ एक टाइम पर होता है, इसलिए कुछ महीनों में तो काम मिल जाता है, कुछ में नहीं मिलता है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अब ये देखिए कि कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। हमारे यहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? देखिए भाई, हमारे यहाँ पर गांव वाले एरिया में स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज कम है, रूरल एरियाज़ में मल्टीपल क्रॉपिंग का जो पैटर्न है या उसकी भी कमी है हमारे यहाँ इंडिया में, रूरल एरियाज़ में कॉमर्शलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पर हमारे यहाँ पर ऐसी एग्रीकल्चरल, ना तो सीड्स हमारे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ना सब्सिडी दी जाती है कि बहुत बड़े बड़े लेवल पर व्यापारिक खेती की जाए बोने के लिए। ठीक है, इतना हमारे इंडिया में पानी भी बहुत ज़्यादा एरिया ऐसा है, वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो वहाँ पर जनसंख्या के पास में, हमारे लोगों के पास में यहाँ पर चॉइस ही नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। भाई देखो, हमारे यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज लगा दें तो कुछ टाइम पर फार्मर्स क्या करेगा, गांव वाले एरिया में कुछ इंडस्ट्री लग गई तो वो क्या करेंगे भाई, कुछ टाइम तो वो खेतों में काम कर लेंगे, जब खेतों का काम नहीं होगा तो अपनी इंडस्ट्रीज में काम कर लेंगे। मल्टीपल चॉइस क्रॉपिंग हो, मल्टीपल क्रॉपिंग हो, तो उसमें मतलब लोगों के पास में बहुत सारी चॉइस होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोग क्या करेंगे, अपना कुछ ना कुछ अपना वो बढ़ा सकते हैं काम। ठीक है, अच्छा, अब आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है एजुकेटेड हमारे इंडिया में पढ़े लिखे बेरोजगारों की कमी नहीं है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, कॉमनली मिल जाएगा, हर एक घर में एमए बीएड आपको मिल जाएंगे। इसकी वजह क्या है, क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते, हमें क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। इंडिया में एक तो बैलेंस नहीं हो पा रहा, इंडिया हैज़ फेल्ड टू बैलेंस इट्स एजुकेशन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। जितनी ज़रूरत है, मतलब अगर हम ये कहें जितनी हमारे यहाँ पर हर साल जॉब क्रिएट होती है ना, उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे आ जाते हैं, उससे डबल ट्रिपल से भी बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हर साल ऐड हो जाते हैं जनसंख्या में नए, जबकि जो भी हर साल इतनी क्रिएट होती नहीं है। अगर इसी स्पीड से, ये मैंने नोट डाल के लिखा है, इफ द स्पीड ऑफ एजुकेशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इकोनॉमी की नीड्स के अकॉर्डिंग अगर ये एजुकेशन नहीं बढ़ती रही, बहुत ज़्यादा इसी तरह से बढ़ती चली गई, देन इट कैन क्रिएट एन आर्मी ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर देगी पढ़े लिखे बेरोजगारों की। भाई और हो ही रही है हमारे इंडिया में, तो पढ़े लिखे बेरोजगार इतने ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, जहाँ जाओगे वहीं पढ़े लिखे बेरोजगार मिलेंगे। अच्छा, अब उस जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उसकी वजह क्या है, क्वेश्चन ही बना दिया मैंने ये आपका। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट
ए पेकुलर प्रॉब्लम, पेकुलर का मतलब बहुत सीरियस प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पेकुलर प्रॉब्लम इन इंडिया बिकॉज, अब ये क्वेश्चन ये आ जाएगा कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए पेकुलर प्रॉब्लम इन इंडिया, वाई। क्वेश्चन बना लेना इसको, ये मैंने जो ये कर रखे है ना, ये हैज़ का जो निशान है, सिंबल है, ये देख लेना, ये यहाँ मैंने नए क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, क्वेश्चन लिखा नहीं, बस यही ऐसे स्टार्ट कर दे। क्यों है पेकुलर प्रॉब्लम इंडिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, क्यों? बिकॉज मच ऑफ द एजुकेशन इज लो क्वालिटी, बहुत लो क्वालिटी की है एजुकेशन। क्योंकि हमारे यहाँ पर मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि एजुकेशन है ना हमारा मीन्स ऑफ अर्निंग हो, हम कुछ कमाए, जबकि हमारी एजुकेशन कुछ सिखाती नहीं है। भाई डिग्रियाँ दे देती है 10वीं की, +2 की, कॉलेजेस में डिग्रियाँ दे दी, अरे उन डिग्रियों का करेंगे क्या बाद में, तभी तो बेरोजगार बैठे रह जाते हैं बेटा। इट डज नॉट हैव एनी वोकेशन स्पेसिफिक कंपोनेंट। वोकेशनल जो एजुकेशन है ना, वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है, वो सॉरी, वोकेशनल का मतलब है व्यावसायिक शिक्षा, या मीन्स हम अगर यहाँ पर ये कहें कोई स्किल एजुकेशन, जैसे यहाँ पर ITI वगैरह जो है उसमें सिखाई जाती है, जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स करवा दिया, या ITI में बहुत सारे और कोर्सेज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कोई कोर्स करवा दिया, डिप्लोमा दे दिया, ताकि वहाँ से कुछ लोग जो भी जितना 1-2 साल का कुछ कोर्स करके कुछ अपना अर्निंग वहाँ से स्टार्ट करें, कि हाँ वो अपने अपने आप को बहुत अच्छे से वेल सेटल कर सके। ठीक है, मच एजुकेशन इज़ इरेलीवेंट, हमें जो सिखाया जाता है वो इरेलीवेंट होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उससे ऐसा कुछ सिखाओ ना जिसको सीख के जो आगे हमारे हमारे अर्निंग का साधन बने, जबकि ऐसा नहीं होता। वहाँ पर हमें ऐसा ऐसा कुछ सिखा दिया जाता है जो आगे ज़िंदगी में कभी दोबारा काम ही नहीं आना, ऐसा सिखाया जाता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। ठीक है, द रेट ऑफ क्रिएटिव जॉब्स इज लेस देन, हमारे यहाँ पर जो जॉब्स को क्रिएटिव करने की जो रेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इज लेस देन द रेट एट विच पॉपुलेशन एंड एजुकेशन हैव बीन इंक्रीजिंग। जितनी स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितनी स्पीड से हमारी एजुकेशन बढ़ रही है, उससे बहुत ही कम रेट पर हमारे यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होती हैं। ग्लोबलाइजेशन लेवल में हमारे यहाँ पर ये क्या है, डिमांड्स फॉर हाई स्किल्ड लेबर इज फास्ट इंक्रीजिंग, मीन्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की जो लोगों की जो ज़रूरत है वो बहुत बड़े लेवल पर इंक्रीज हो रही है, जबकि हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ बहुत बड़े लेवल पर क्या क्रिएटिव कर रहा है बेटा, सेकेंडरी कैटेगरी के जो पर्सन है ना वो क्रिएट कर रहा है, ना कि फर्स्ट कैटेगरी के पर्सन। मीन्स बहुत हाई स्किल्ड जो लेबर है ना वो हमारे इंडिया में बहुत कम लेवल पर क्रिएट होते हैं। देर इज़ नो डिमांड ऑफ द पर्सन विद नो, हमारे इंडिया में जो क्रिएट होते हैं ना वो सेकंड कैटेगरी के होते हैं, और उन सेकंड कैटेगरी के लोगों की वर्ल्ड में सेकंड कैटेगरी की या बहुत ही कम स्किल्ड लोगों की वर्ल्ड में कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी टेक्निक हमसे बहुत आगे है। इसलिए सबसे अच्छा यहाँ पर क्या है कि हमें हमारे अगर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना होगा, ठीक है, तो वो कम हम कैसे कर सकते हैं, कैसे, सबसे बेस्ट हमारा आइडिया क्या होगा कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा, चेंज करना होगा, वो बहुत बड़े लेवल पर चेंज करना होगा, ताकि वो जो एजुकेशन है वो एजुकेशन लेने के बाद में, हम पढ़े लिखे होने के बाद में बेरोज़गार ना रहे, अनएम्प्लॉयड ना रहे, हम क्या करें कि इन्हें 4 लोगों को काम दे सकें। ओके, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट टू चेंज इन अवर एजुकेशन सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। ओके, एक वीडियो और बनेगी बेटा, उस वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो में कुछ प्रॉब्लम रही है तो पॉज करके इस वीडियो को दोबारा से सुनना, और अपने हो सके तो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।